हेलो दोस्तों, फिन शास्त्र पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। होप आप सबको इसके बारे में बेसिक सबको पता होंगे, तो हम उस पे नहीं जाएंगे और हम इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि एनपीएस सही नहीं है। जो पीएफ है वो एनपीएस से अच्छा है, और ऐसे लोगों को तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो ये जिनको ये लगता है कि एनपीएस सही नहीं है, उनको ये ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा बेसिक्स पे बात नहीं करेंगे, अपन हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो है, जो पुराने एनपीएस से जितने आए हुए हैं उन्हीं को अपन देखेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि एनपीएस में कौन कौन सी स्कीम्स होती है। एनपीएस के अंदर दोस्तों दो तरह की स्कीम्स होती है, टायर वन एंड टायर टू। टायर वन जो स्कीम होती है दोस्तों, उसमें पेंशन स्कीम होती है, जो नॉर्मल पेंशन स्कीम जिसमें अपना डिडक्शंस और ये होते हैं, और एटीसी की जो अपने को डिडक्शंस मिलती है उसमें। तो इसको अपन विड्रॉ नहीं कर सकते बीच बीच में, और इसके कुछ नियम्स होते हैं। और जो टायर टू स्कीम होती है वो बेसिकली सेविंग की स्कीम होती है, जो अपने जैसे म्यूचुअल फंड में सेव करते हैं, बेसिकली वही है। तो टायर टू स्कीम सेविंग स्कीम है, टायर वन स्कीम पेंशन स्कीम है। तो अपन चल के देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। मैंने रिटर्न्स का ही देखा है, क्योंकि आई होप कि आपको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बेसिक सबको पता होंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं। अपन डायरेक्ट रिटर्न्स का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दूसरी जो स्लाइड है दोस्तों, ये अपन देखेंगे, इसमें हिस्टोरिकल रिटर्न्स मैंने डाले हैं कई तरह के, जो वेरियस फंड्स हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई, कोटक एंड एचडीएफसी, जो ये फंड्स के जो पैसा है उसको मैनेज करती है और इसको इन्वेस्ट करती है। तो एसबीआई, एलआईसी एंड यूटीआई जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके जो एनपीएस का पैसा है उसको मैनेज करती है। आईसीआईसीआई, कोटक एंड एचडीएफसी मोस्टली जो कॉरपोरेट, अगर कोई कंपनी एनपीएस में रजिस्टर्ड है तो उसका पैसा ये मैनेज करते हैं। तो हम जो दोस्तों मैंने ये रिटर्न जो कैलकुलेट किए हैं वो 5 ईयर के रिटर्न है, पिछले 5 सालों के रिटर्न, एवरेज रिटर्न, किसी साल में ज़्यादा किसी साल में कम, बट 5 साल के एवरेज रिटर्न मैंने लिए हैं। क्योंकि एक साल में हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए, लेकिन एक साल के बेसिस पे अपन कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर अपन लंबे टाइम का एक पीरियड लें और उसका रिटर्न कैलकुलेट करें, तो अपने को बेसिकली ये पता चल जाता है कि इसमें अपने को कितना रिटर्न मिला है। तो देखते हैं 5 साल में क्या क्या अपने को रिटर्न मिला। ये एसबीआई के रिटर्न्स है, एलआईसी के, यूटीआई के, आईसीआईसीआई के। दोस्तों, इसमें 3 तरह की स्कीम्स होती है। पहली स्कीम, स्कीम ई के अंदर रजिस्टर्ड होती है। स्कीम ई के अंदर दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी के अंदर होता है, मतलब शेयर मार्केट के अंदर। दूसरी स्कीम्स होती है दोस्तों स्कीम सी, जिसमें कॉरपोरेट बॉन्ड्स के अंदर होता है। जो बड़ी कंपनियां होती है वो अपने बॉन्ड इशू करती है एक्सपेंशन के लिए या किसी के भी लिए, उनके फाइनेंशियल से, और उस बॉन्ड पे वो इंटरेस्ट पे करते हैं। तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तीसरी सिक्योरिटीज़ होती है दोस्तों स्कीम जी। स्कीम जी के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है टाइम टू टाइम, और उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। तो जो ये ग्रीन बार है वो है स्कीम ई का, इक्विटी का। जो ऑरेंज थोड़ा दिख रहा है वो स्कीम सी है, कॉरपोरेट बॉन्ड का रिटर्न है। और स्कीम जी वाला जो बार है, जो ये वाला है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का है। तो देखते हैं कि एसबीआई जो प्रोविडेंट फंड है दोस्तों, उसका पिछले 5 साल का क्या एवरेज रिटर्न रहा है ऑन एन एवरेज। तो इक्विटी का अगर अपन देखें तो एसबीआई का दोस्तों 14.75% का रिटर्न रहा है। वहीं पे जो लोग बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की, उसका रिटर्न दोस्तों अगर आप देखोगे तो पिछले साल का 8.5% था। हिस्टोरिकल रिटर्न भी अगर आप देखोगे 5 साल का भी, तो इसी के आसपास आता है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि प्रोविडेंट फंड इससे बेहतर है। दूसरा है दोस्तों इसकी जो स्कीम सी है उसका, कॉरपोरेट बॉन्ड का, उसका 8.12%, और ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 7.27%। ऐसे ही एलआईसी जो प्रोविडेंट फंड है उसका 14.0%, 04% इक्विटी का, 7.99 कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड 8.21 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। यूटीआई का दोस्तों 15.04% रहा है पिछले 5 साल का, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का 7.63 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 6.76%।
ऐसे ही इन सब का है, आईसीआईसीआई का, कोटक का एंड एचडीएफसी का। एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा रहा है इक्विटी का पिछले 5 साल में 16.40%। और दोस्तों ये रिटर्न्स जो मैंने लिए हैं, ये जो डेटा मैंने जहाँ से लिया है वो एनपीएस ट्रस्ट से लिया है, मतलब कोई मनगढ़ंत डेटा नहीं है। पिछले जो अपने को रिटर्न मिले हैं, जो रिटर्न मिले हैं उसी का ये डेटा है। और एनपीएस ट्रस्ट की आप वेबसाइट पे जाओगे आपको भी वो डेटा मिल जाएगा, बट आपको इस तरह से उसको अरेंज करना पड़ेगा, तो आप खुद भी जाके वो देख सकते हैं, ये कोई मनगढ़ंत डेटा नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि इन जो तीनों स्कीम्स होती है दोस्तों, स्कीम ई, सी एंड जी, इनका कंपोजिशन होता है, मतलब मिक्स किया जाता है कि इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन रहेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड कितना प्रोपोर्शन रहेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कितना प्रोपोर्शन रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम वही देखेंगे कि अगर अपन इसको मिक्स भी कर लेते हैं कि इक्विटी का अपन ने मान लीजिए 70% ले लिया, बॉन्ड्स अपन ने 10% ले लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 20% ले ली, तो अपने को कितना रिटर्न मिलेगा। मिलेगा क्या, मिला पिछले 5 साल में, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। मिलेगा क्या, मिला पिछले 5 साल में, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उसी का है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स बाय मिक्सिंग द रिटर्न्स ऑफ स्कीम्स। तो हमने वेरियस स्कीम्स को मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद में अपन ने रिटर्न्स कैलकुलेशन किए हैं। तो ये भी 5 साल का कंपोजिट रिटर्न्स इस स्लाइड पे मिलेगा आपको। असेट मैनेजमेंट कंपनीज है नीचे, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई, जो भी अपन ने पिछले टाइम लिया था। 2 मिक्स मैंने क्रिएट किए हैं। मिक्स वन में क्या किया है कि ब्लू बार जो अपन ने बनाई है उसमें इक्विटी का 70%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 20% और बॉन्ड का 10% मिक्स लेके इसका रिटर्न, एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया है। मिक्स 2 में अपन ने क्या किया है, इक्विटी का 50% कि कोई कंजर्वेटिव है और वो इक्विटी में कम इन्वेस्ट करना चाहता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी यही है दोस्तों कि एनपीएस में आप ये चूज़ कर सकते हो कि मेरा पैसा किस में इन्वेस्ट होगा, इक्विटी में होगा, डेट में होगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होगा या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होगा। तो आप ये चूज़ कर सकते हो। प्रोविडेंट फंड में आप ये चूज़ नहीं कर सकते, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन आपको कोई भी चूज़ करने की अथॉरिटी नहीं मिलेगी उसमें। तो इसमें आपको एक चूज़ करने की अथॉरिटी मिलती है। तो मान लीजिए आपकी एज है 25, तो आपने अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो प्रोविडेंट फंड क्या करता है कि 75, जैसे आपकी एज के हिसाब से वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, तो 75 वो करेगा इक्विटी के अंदर, प्लस 25 का जो कंपोजिशन वो बनाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उनका और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मिक्सचर करके। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना दोस्तों, जैसे आपकी एज 50 हो गई, तो अभी आपको क्या चाहिए कि वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, रिस्क कम रहे और रिटर्न स्थिर रहे। तो शुरू में आपको अच्छा रिटर्न मिला इक्विटी की वजह से। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा और आपकी जो रिटर्न के अंदर है ना स्टेबिलिटी आएगी। तो इसी वजह से अपन ने देखा कि अगर अपन मिक्स 2 बनाते हैं जिसमें 50% इक्विटी का डालते हैं और मिक्स 1 बनाते हैं जिसमें 70% इक्विटी का डालते हैं, तो क्या रिटर्न के अंदर कंपोजिशन आता है। तो पहले अपन देखेंगे कि अगर अपन 70% इक्विटी डालते हैं तो क्या रिटर्न आया। एसबीआई का आया दोस्तों 15.59%, ये भी पीएफ से ज़्यादा है। एलआईसी का 12.126%, यूटीआई का 12.64, आईसीआईसीआई का 13%, कोटक का 12.95% और एचडीएफसी का 13.78%। तो 8.5 है दोस्तों, उससे कहीं अबव है ये जो एवरेज है इक्विटी का, ये 8.5 जो प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट अपने को मिलता है एनुअली, उससे कहीं ज़्यादा है। और लंबे टाइम के अंदर जब आप 25-30 साल तक लगातार आपका हर महीने पैसा डिडक्ट होता है, तो उसका जो कंपोजिशन होता है, जो उसका CAGR बनता है, कंपाउंडिंग होती है उसकी लॉन्ग टर्म के अंदर, वो दोस्तों 1,00,000-2 लाख की नहीं होती। वो आप देखोगे, अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो अराउंड 25-30-40 लाख का गैप आ जाएगा कभी कभी, मतलब 30-30, 40-40 लाख का गैप आ जाता है 1-2% के अंदर। तो कंपाउंडिंग की पावर वो है। कंपाउंडिंग का तो एक अलग ही वीडियो बन जाए अगर मैं बनाऊँ तो कंपाउंडिंग एक अलग ही चीज़ है।
फाइनेंस के अंदर, और जो इसको नहीं समझता वो आई थिंक वो उसको फाइनेंस छोड़ देना चाहिए। मिक्स 2 के अंदर जो अपन ने 50% इक्विटी डाला था, उसमें भी SBI का 11.22%, LIC का 11%, UTI का 11%, ICICI का 11.5, 11.31 और 12, मतलब ये भी इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। और लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटीज़ का रिटर्न स्टेबल हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फ्लक्चुएशन रहता है, कभी कभी किसी साल कम आया, किसी साल ज़्यादा आया, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का अपन कंपोजिशन करते हैं तो इक्विटीज़ का रिटर्न स्टेबलाइज होता है। और NPS का ये रिटर्न देखोगे ना आप, ये जो पिछले हमने लिया था 16-15%, और ये जो NPS के अंदर मिला है इक्विटी के अंदर पिछले 5 साल में, वो आप किसी बड़े म्यूचुअल फंड का देखोगे ना, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। उसके 2 रीज़न है दोस्तों, कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उनकी फीस ज़्यादा होती है, जो वो फीस चार्ज करते हैं एनुअल फीस, वो चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और NPS के अंदर बहुत कम चार्जेस होते हैं। और जैसे जैसे एक जगह आपकी फ़ीस लग रही है 1% और एक जगह लग रही है 0.50%, तो वो जो 0.50% का जो तो गैप है ना दोस्तों, वो आपके कंपाउंडिंग के अंदर हर साल ऐड होता रहता है, हर साल ऐड होता रहता है। तो इसलिए मेरे को NPS अच्छी लगती है। मतलब अगर मेरा जो एम्प्लॉयर है वो PF की जगह NPS में जाए, तो सबसे पहला आदमी मैं ही होऊंगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हाथ खड़ा करेगा कि मेरे को NPS में डाल दो। ठीक है, तो अब ये हमने देख लिया। अब थोड़ा जल्दी करते हैं और बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स अपन इसके देख लेते हैं, क्योंकि फालतू का ज्ञान लोगों को ज़्यादा पसंद है नहीं एक्चुअली। बेनिफिट्स ऑफ NPS की अगर अपन बात करें तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि NPS बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा रिटर्न्स तो आपको अच्छे मिल ही रहे हैं म्यूचुअल फंड से भी। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का अगर आप 5 साल का एवरेज निकालोगे तो अराउंड 13 to 14% आएगा, और NPS का एवरेज निकालोगे तो 15%। तो बहुत अच्छा है, मैं तो ये मानता हूँ बहुत अच्छा है। अगर आप टायर 2 स्कीम जिसमें आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उसमें भी इन्वेस्ट करो तो भी अच्छा है म्यूचुअल फंड से। आगे अपन बात करते हैं इसका जो पहला और बेनिफिट है इसके अलावा, वो बोलते हैं कि 80C और CCD के अंदर आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। 80C के अंदर क्या होता है कि PF का भी आपको डिडक्शन मिलता है, वो 1.5 लाख तक का होता है। लेकिन जो 50,000 का एडिशनल बेनिफिट है वो केवल NPS में इन्वेस्ट करने वालों के लिए होता है, ओनली NPS। उसके लिए NPS अगर आपके पास नहीं है तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो एक ये एडिशनल बेनिफिट हो गया, और जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब तक आपको ये मिलता रहेगा। 60 साल आपने नौकरी की, 60 साल तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसका है अनलाइक अदर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक PPA PTC इन एन NPS इन्वेस्टमेंट यू हैव टू कंट्रोल पिक द पैटर्न ऑफ असेट एलोकेशन। वही बात आ गई कि आपको चूज करने का ऑप्शन है कि किस तरह का आपका अलोकेशन का पैटर्न होगा, कि कितना आपका पैसा डेट में जाएगा, कितना आपका पैसा इक्विटी में जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई आदमी है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, वो उसको लगता है कि यार इक्विटी थोड़ा रिस्की है, वो बोलता है कि नहीं मेरा तो पैसा जो है वो डेट के अंदर ही जाना चाहिए, तो उसको डेट वाला रिटर्न मिलेगा। जो अपन ने देखा कि कॉर्पोरेट डेट वाला कितना था और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला कितना था, तो उसको डेट वाला रिटर्न मिलेगा पूरे हमेशा के लिए। तो जो जिसको लगता है कि यार नहीं ये इक्विटी रिस्की है, डेट मेरे को चूज करना है, तो प्लीज़ गो एंड चूज। असेट अलोकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहो उसको चूज करो, मॉडिफाई करवाओ। और जिसको लगता है कि यार मेरे को रिस्क लेना पसंद है, ठीक है, अपनी एज के हिसाब से करवा सकते हैं। 25 साल एज है तो ओनली 25% मेरे को डेट में जाना है तो डेट में जाओ, बाकी 75% इक्विटी में जाओ, फ़ायदा तो आपने देख ही लिया। तीसरा जो इसका उसके अलावा जो बेनिफिट है दोस्तों वो है NPS कम्स विद अ वेरी लो मेंटेनेंस चार्ज। ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके, बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं पेंशन फंड के, बहुत ही मिनिमल। मतलब आपको इंडेक्स फंड से भी कम चार्जेस मिलेंगे इसमें। इंडेक्स फंड के बारे में आप नहीं जानते, इंटरनेट पे सर्च करके देखिए क्या, इंडेक्स फंड जो होते हैं उनके चार्जेस एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड बहुत कम होते हैं एनुअल चार्जेस, लेकिन इसके उससे भी कम होते हैं, इंडेक्स फंड से भी कम होते हैं।
तो ये उससे उस कंपैरिजन में भी ठीक है। और ये PFRDA इसको रेगुलेट करता है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि कोई इसका पैसा खा जाएगा या कोई चला जाएगा। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है PFRDA, जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वैसे ही प्रोफेशनली मैनेज होता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मैनेज करती है, तो ये भी ठीक है। अभी अपन इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा इसके ड्रॉबैक्स हैं उनके अलावा, तो बताइएगा, अपन उनको भी डिस्कस करेंगे, मिलकर डिस्कस करेंगे और मिलकर इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या है एक्चुअल में, क्या करना चाहिए इसमें। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेरे को तो लगता है ये 2 डिसएडवांटेजेस के अलावा कोई दूसरा तीसरा डिसएडवांटेज इसका है नहीं एक्चुअली। तो पहला डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो ये बोलता है कि द NPS इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर ऑफ टायर 1 अकाउंट्स, मतलब जो पेंशन जो अकाउंट है उसकी बात कर रहा है ये, सच दैट योर फंड्स आर लॉक्ड इन टिल मेच्योरिटी, मतलब जब तक वो मेच्योर नहीं होगा, 60 साल की आपकी एज नहीं होगी, तब तक वो लॉक्ड है, उसका पैसा आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। अब ये बोलता है दैट एसोसिएट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ इलिक्विडिटी टू NPS इन्वेस्टमेंट, तो इलिक्विडिटी तो हो ही गई, अपने पास पैसा है नहीं जेब में, अपन इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और मेच्योरिटी तक अपन उसको निकाल नहीं सकते। जनरली द इन्वेस्टमेंट मैच्योर्स व्हेन यू टर्न 60 ईयर ओल्ड, बट यू कैन आल्सो एक्सटेंड मेच्योरिटी टिल द एज ऑफ 70। अब भैया अगर किसी को ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो वो 70 तक भी उसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते। यू कैन प्रोसीड विद पार्शियल विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी फॉर स्पेसिफिक रीजन। मान लो आपके घर में शादी है, कोई एजुकेशन फीस पे करनी है आपको चिल्ड्रन की, या कोई मेडिकल कॉस्ट है, तो उसके लिए आप निकाल सकते हो, लेकिन उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है कि आप इतना ही, जो आपने इतना कंट्रीब्यूट किया उसका 20-25% आप निकाल सकते हो। आई थिंक इससे ज़्यादा आप इसमें निकाल नहीं सकते। लेकिन मेरे को लगता है कि ये डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये एक तरह से आपके लिए एडवांटेजेस ही हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने जो पेंशन का पैसा है वो निकालना पड़ रहा है ड्यूरिंग योर जॉब टाइम, जो आपका नौकरी का टाइम है, उस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पेंशन का पैसा निकालना पड़ रहा है, तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं अपने जो पर्सनल फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज करके चलने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेंशन का पैसा पेंशन के काम का है, वो आपके अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो आपकी जो सैलरी मिल रही है आप उसको थोड़ा एडिशनली किसी और प्रोडक्ट्स के अंदर सेव कीजिए और उनको आपकी इमरजेंसीज़ के लिए यूज़ कीजिए, ना कि पेंशन को। क्योंकि आप पेंशन को अगर ब्रेक करोगे तो आपकी कंपाउंडिंग जो है वो इंटरप्ट होगी, और जो आपको पैसा मिलना चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे वो आपको नहीं मिलेगा, और फिर आप गवर्नमेंट को कोसोगे अपनी गलतियों के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये कोई डिसएडवांटेजेस है, बाकी कई लोगों को लगता है। दूसरा है दोस्तों इन NPS व्हेन योर इन्वेस्टमेंट मैच्योर्स, जब आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाता है, जब आपकी एज पूरी हो जाती है, आपकी जॉब पूरी हो जाती है, तो आप उसको निकालने जाते हो। तो जब निकालने जाते हो तो उसका कुछ प्रोपोर्शन होता है कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ सेव किया, 1 करोड़ हुआ, अब 1 करोड़ का जो है दोस्तों 60 लाख, मतलब 60% जो है वो तो आपका लमसम आ जाएगा, मतलब पूरा आपको एक साथ मिल जाएगा। बाकी का जो 40 लाख है दोस्तों वो आपके लिए फोर्स्ड मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो आपको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। आपको एनविटी परचेज करनी पड़ेगी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जो ये PFRDA के अंदर रजिस्टर्ड है। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे आपको ये जो 40% है उसका एक एनविटी बाय करना पड़ेगा, और उस एनविटी के बेसिस पे ही आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है। और जो वो एनविटी रहती है दोस्तों, उसका जो रिटर्न है वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनसे नॉर्मली 1 से 1.5% का उसमें गैप होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो रिटर्न है करंटली वो 6% है, तो आपको जो एनविटी पे रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 5%। तो ये जो 1 से 1.5% का गैप है उससे लोगों को ये लगता है कि आप हमें ये फोर्स्ड मत कीजिए, हमें चूज़ करने दीजिए कि हम पूरा पैसा पूरा 100% अपने को मिले और हम खुद इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हम खुद समझदार हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, हिस्ट्री कुछ और ही कहती है इस बारे में। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो एक बार यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर ऐसा हुआ है, बीच में केस स्टडी है, मैंने पढ़ा था बट पूरा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जिन लोगों को ये ऑप्शन दिया गया कि आप पूरा लमसम एक साथ उठा लीजिए, उन्होंने पूरा उठाया और कुछ ही मतलब आगे आने वाले 4-5 साल के अंदर ही सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, नौकरी नहीं है, पेंशन का पैसा ख़त्म हो गया, अब उनके पास कोई पेंशन भी नहीं आ रही, तो उनके पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो आई थिंक कि उस टाइम की एज के बाद में 60 साल 70 साल का आदमी हो गया, उसके बाद में उसको एक स्टेबल इनकम चाहिए, ना कि उसको ये चाहिए कि मेरे को एक साथ पैसा दे दो, मैं खुद इन्वेस्ट कर लूँगा, मेरे हिसाब से मैं पैसे को खर्च करूँगा, मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करूँगा, मैं ज़्यादा रिटर्न कमा के निकाल सकता हूँ। उससे बढ़िया है वो उसमें एनविटी में जाए, 5% का रिटर्न ले, खुश रहे वो। जो अगर उसको कुछ करना ही है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो बाकी के 60 लाख भी तो मिल रहे हैं ना, उसको इन्वेस्ट कर ले, क्या दिक्कत है। तो मुझे नहीं लगता ये भी कोई ड्रॉबैक है। बाकी और कई सारे पॉइंट्स है जो मैंने कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से डिस्कस किया कि पुरानी पेंशन स्कीम में तो ऐसे होता था कि आपको कुछ हो जाए तो आपके घर वालों को पैसे मिलते हैं, ये वो। अब ये तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कंट्री की, ये तो गवर्नमेंट कर पाएगी, कभी भी हो नहीं सकता। और मेरा मानना ये है कि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही सरकारी पैसा नहीं होता, बाकी और भी लोग हैं देश में जिनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।